नमस्ते सबको। ईरान से जबरदस्त मार खाने के बाद अब यूएसए को सचमुच दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं और वे इस समय कुछ बहुत ही अजीब-ओ-गरीब हरकतें कर रहे हैं जो इस युद्ध की भीषण परिस्थिति के दौरान वास्तव में किसी भी तरह से करने जैसी बातें नहीं हैं। हम वर्तमान में ऐसा व्यवहार देख रहे हैं जिसे स्पष्ट रूप से पूरी तरह असामान्य माना जा सकता है और जिस बात से मैं इस समय सबसे अधिक चिंतित हूं वह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फैसला ले सकते हैं। आपको याद होगा पिछले 24-25 तारीख के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुख्य रूप से 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई समझौता नहीं होता है तो अंततः अमेरिका द्वारा ईरान के सभी पावर प्लांट और हर तरह के महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी ओर ईरान की तरफ से पहले ही इस बारे में एकदम सीधे शब्दों में और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यूएसए को अब हर हाल में मध्य पूर्व को छोड़ कर जाना होगा, पेट्रो डॉलर के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करना होगा और उनकी संप्रभुता का सम्मान करना होगा, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का टोल अब उन्हें चुकाना होगा और इसके बाद मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकी सैन्य बेस बाकी नहीं रह पाएगा। ईरान अपनी रखी गई शर्तों पर अभी भी पूरी तरह से मजबूती के साथ अड़ा हुआ है और उधर यूएसए ने भी अपनी कड़ी शर्तों और अल्टीमेटम दोनों को एक बार फिर से याद दिला दिया है। तो आप सभी याद रखिए, जहां तक मैं वर्तमान स्थिति को गहराई से देख पा रहा हूं, इस विशेष परिदृश्य में ईरान पर बहुत जल्द ही एक भीषण युद्ध आपदा आने वाली है और उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की ठोस योजना भी तैयार कर ली है। वैसे इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि जैसे जैसे समय धीरे धीरे आगे बीत रहा है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई रक्षा प्रणाली पहले के मुकाबले उतनी ही अधिक मजबूत और घातक होती जा रही है। जितने भी ग्राउंड अटैक के आधुनिक हथियार वहां भेजे जा रहे हैं, उन सभी हथियारों में से हर एक पर ईरान मुख्य रूप से बहुत ही मजबूती के साथ हमला कर रहा है और उन्हें चुन चुनकर नष्ट कर रहा है, जिसका प्रभाव और परिणाम आप पिछले 24 से लेकर 48 घंटों के भीतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये हमले इतने सटीक और प्रभावशाली हैं कि दुश्मन की सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है और उनके जमीनी हमले के संसाधनों को भारी नुकसान उठाना पीढ़ी डीएच रहा है। F-16, F-18 और A-10C यानी अमेरिका के पास मौजूद लगभग सभी प्रकार के हथियारों को ईरान ने तबाह कर दिया है, यहां तक कि F-35 को भी तबाह किया है। उस लिहाज से जो कहा जा सकता है कि ट्रंप आने वाले दिनों में जितने भी आक्रामक कदम उठाने जा रहे हैं, ईरान के ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह से तबाह और नष्ट कर देने की जो डोनाल्ड ट्रंप की गुप्त योजना है, उसे वास्तव में धरातल पर पूरी तरह से लागू करना ही अब बड़े सवालों के घेरे में आ गया है, यानी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कुछ समय पहले से ही पूरे अटलांटिक महासागर और मेडिटेरेनियन सी के विस्तृत क्षेत्र में अमेरिकी C-17, C-5 और KC-135 जैसे टैंकर विमानों की अब तक की सबसे बड़ी और असामान्य हलचल देखी गई है। इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय और बड़ी हलचल C-17 विमानों की हुई है। C-17 ग्लोबमास्टर वर्तमान आधुनिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले विशाल सैन्य विमानों की सूची में से एक अत्यंत शक्तिशाली विमान माना जाता है। विमान है जिसे मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के थोक वाहक के लिए उपयोग किया जाता है। कहीं बहुत अधिक सैनिक तैनात करने हो या बहुत बड़े आकार के जमीनी हमले के उपकरण अपने आने वाले हमले को और भी अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी बनाने के लिए वे पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपनी जमीनी सैन्य सहायता को तेजी से बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस समय बहुत ही भयानक और डरावनी बात है। अमेरिका असल में अब ईरान पर एक बहुत बड़े और निर्णायक जमीनी हमले को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है ताकि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर सकें। और इसके साथ ही मुख्य रूप से वे अब मिडिल ईस्ट में अपने विशेष डूम्सडे विमान को भी लेकर आ गए हैं। वह डूम्सडे विमान मुख्य रूप से E-4 है, जिसे कयामत का विमान भी कहा जाता है और इसका यहां आना खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, जिसका उपयोग अंततः तब होता है जब कोई बड़ी आपदा आती है, चाहे वह हाइड्रोजन हमला हो या परमाणु युद्ध। इस तरह की भीषण आपदा की स्थिति आने पर ही इसे काम में लाया जाता है। मुख्य रूप से सैन्य कमांड और नियंत्रण केंद्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए वे इन विशेष डूम्सडे विमानों का व्यापक उपयोग करते हैं, जो वर्तमान में रूस, चीन और अमेरिका जैसी दुनिया की इन तीनों शक्तिशाली महाशक्तियों के पास सक्रिय रूप से मौजूद हैं। अब किसी भी क्षण कोई अत्यंत भयानक जवाबी कार्रवाई या कोई बहुत बड़ी मानवीय आपदा अचानक आ सकती है और इसी अनिश्चितता और गहरे खतरे को लेकर इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के सभी प्रमुख देशों के भीतर सबसे ज्यादा गहरी चिंता, बेचैनी और तनाव का एक बहुत ही गंभीर माहौल पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। ईरान के भीतर आम लोगों के रहने वाले रिहायशी इलाके जितने अधिक असुरक्षित और खतरे में होंगे, उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पूरे खाड़ी देशों की बड़ी राजधानियों पर पड़ डिढ़ेगा, जो युद्ध की स्थिति में पूरी तरह से बर्बाद और तहस नहस हो जाएंगी। यह खतरा केवल ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका असर पूरी ढोसी अरब देशों पर भी उतना ही व्यापक और खतरनाक होगा, जिससे पूरा क्षेत्र सदियों पीछे चला जाएगा, क्योंकि खतरनाक
रेडिएशन जितना तेहरान शहर की ओर जाएगा, उससे कहीं ज्यादा वह खाड़ी देशों की तरफ तेजी से आएगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस समय हवा की गति उसी दिशा में बहुत ज्यादा है और इसीलिए यहाँ इसके होने की संभावना अधिक है। अब्बास अरागची ने मूल रूप से बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए हमलों के बारे में अंततः एक बार फिर चेतावनी दी है। ठीक इसी समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए विशेष और कड़े निर्देशों के बाद बुशहर से लेकर तेहरान, तबरीज और नतांज तक दूर दूर तक फैले हुए ईरान के इन सभी अत्यंत महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर एक बहुत ही बड़े और घातक हमले होने की बेहद गंभीर संभावना बनी हुई है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के बुनियादी परमाणु ढांचे को जड़ से हिलाकर रख सकता है। यह मौजूदा नाजुक स्थिति न केवल ईरान के लिए बल्कि भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी दुनिया भर के लिए एक अत्यंत चिंताजनक और गंभीर विषय बन चुकी है, जहां वहां तैनात रूसी वैज्ञानिकों और वरिष्ठ परमाणु इंजीनियरों के मूल रूप से बहुत बड़े जानलेवा खतरे में पड़ने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और इजराइल ने इस समय अमेरिका के साथ बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, जिसे कहा जा सकता है इजराइल ने सीधे तौर पर घोषणा की है कि वे खोज और बचाव कार्यों में भाग नहीं लेंगे और इसके अलावा वे अमेरिका के साथ मिलकर किए जाने वाले किसी भी तरह के अमेरिकी जमीनी हमले में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। यह मुख्य रूप से अमेरिका का अपना हिस्सा है, जिसे अमेरिका खुद अपने दम पर पूरा करेगा। और आज भी, कल से लेकर आज तक जो सघन खोज और बचाव अभियान लगातार चल रहा है, वह अब पूरे मध्य पूर्व के विस्तृत क्षेत्रों में सक्रिय रूप से हो रहा है। इस अभियान में मध्य पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाले जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे इन 3 प्रभावशाली देशों की सीमाओं और हवाई क्षेत्रों का सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ और अन्य पूर्व नियोजित होली क्राइम आपदाओं का वे मूल रूप से संचालन कर रहे हैं। इस बीच ईरान मूल रूप से विनाश की ओर बढ़ रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि बहुत ही कम समय के भीतर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी सैन्य या परमाणु आपदा सामने आती है, तो मुख्य रूप से इजराइल के क्षेत्र में जो कुछ भी भयानक होने वाला था, उसकी तुलना में कहीं अधिक व्यापक और भीषण नुकसान पूरे क्षेत्र को झेलना पड़ सकता है। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि इससे न केवल सैन्य ठिकानों बल्कि आम नागरिकों के जीवन पर भी ऐसा गहरा प्रभाव पड़ेगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दिवंगत जनरल कासिम सुलेमानी के मुख्य रूप से नाती पोते और उनकी सगी भतीजी पिछले लंबे समय से यूएस में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र थे। वहां उन्होंने बहुत पहले ही कानूनी रूप से अमेरिकी नागरिकता भी प्राप्त कर ली थी और वहीं शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन आज मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक स्टेटस जारी करके यह पूरी तरह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उन सभी को अब बिना किसी देरी के तुरंत उनके मूल देश वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। यह कठोर और कड़ा रुख ठीक वैसा ही है जैसा पहले अमेरिका में रह रहे भारतीयों के साथ सबसे ज्यादा किया गया है और ईरान के नागरिकों के साथ यह सब पहली बार इतनी सख्ती से किया जा रहा है। ठीक उसी समय मुख्य रूप से लारीजानी की बेटी, जिनका कि अभी कुछ समय पहले ही दुखद निधन हो गया है, उनकी बेटी मुख्य रूप से यूएस नागरिक है और उसे भी ठीक उसी तरह डिपोर्ट करने की योजना इजराइल और यूएस मिलकर बना रहे हैं। यदि आप युद्ध के इन सभी जटिल समीकरणों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं तो यह आपको बहुत ही स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अगली होने वाली बहुत बड़ी आपदा की गुप्त योजना यूएसए और इजराइल ने तो मिलकर बनाई ही है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी बहुत पहले ही संभावित परमाणु आपदा से निपटने की योजना अपने हाथ में ले ली है। इसके जवाब में ईरान ने भी मुख्य रूप से अपने परमाणु प्रतिशोध के पर्याप्त लक्षण दुनिया को दिखा दिए हैं, जिसका सीधा मतलब यही निकलता है कि इस समय ईरान के हाथ में बहुत ही बड़े और विनाशकारी स्तर का एक बड़ेरिधा प्रतिशोध करने जैसी पर्याप्त सैन्य क्षमता उनके पास मौजूद है। और विख्यात चीनी प्रोफेसर विक्टर गाओ ने आज कुछ देर पहले ही अपने बयान में कहा है कि यूएसए अब पूरी तरह से हताश और निराश होकर किसी भी तरह की बचकानी योजना को जबरन लागू करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और वास्तविकता में यूएसए की यह युद्ध योजना धरातल पर कितनी अधिक कमजोर और त्रुटिपूर्ण है, इसका सबसे बड़ेरिधा प्रमाण हमें यहाँ की मौजूदा परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। मैं आपको यह बात पूरी तरह से और बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि यूएसए ने पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े हैं, अफगानिस्तान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इराक, लीबिया या सीरिया, ऐसी जितनी भी जगहों पर उन्होंने युद्ध लड़ा है, यहां तक कि कोसोवो तक जितने भी प्रकार के युद्ध उन्होंने लड़े हैं, उनमें कहीं भी इस स्तर की मार उन्होंने कभी नहीं खाई। अमेरिका के पास मौजूद उनके इतने उन्नत और आधुनिक हथियार आज से पहले दुनिया में कभी भी इतनी बड़ी चुनौती के घेरे में नहीं आए थे। दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें अपने कीमती 5th जेन फाइटर जेट नहीं खोने पड़े थे। ब्लैक हॉक जैसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर को उन्होंने इस तरह इतनी आसानी से नष्ट होते कभी नहीं देखा था और एक फाइटर जेट के नष्ट होने के बाद बचाव कार्य के लिए उन्हें कभी भी इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन ईरान में उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और बहुत ही मजबूती से हुआ है। मैं आज सुबह से सारा दिन अपना पिछला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद से ही घर से बाहर था, यहां तक कि मैं किसी से भी विस्तार से बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज लगभग सारा दिन अपना पिछला वीडियो पोस्ट करने के बाद से ही बाहर व्यस्त था।
असल में आज बनानी इलाके में मेरे कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक छोटा सा मीटअप रखा गया था। मैंने वहां अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ बिताया। तो इस कारण से मैं आज के ताज़ा घटनाक्रम और किसी भी नए अपडेट से पूरी तरह से अनजान और बेखबर बना हुआ था। लेकिन घर वापस जाने के बाद जब मैंने अपना इनबॉक्स खोलकर सारा विवरण देखा और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले दिनों के लिए ज़रूरी हो सकती है, वो आपको बताना मेरा कर्तव्य है। और पूरी उम्मीद है कि कल मैं और भी अधिक विस्तार से नया अपडेट दे पाऊंगा, विश्लेषण दिखा पाऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो जितना अभी मेरे पास था वो मैंने बता दिया। अब देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।